सीबीएसई की 10वीं की परीक्षा रद्द, 12वीं की परीक्षा टाली गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक में लिया गया फैसला। शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने ट्वीट कर दी जानकारी। सीबीएसई की 10वीं की परीक्षा रद्द, 12वीं की परीक्षा टाली गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय बैठक में लिया गया फैसला। शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने ट्वीट कर दी जानकारी। देश के संविधान निर्माता और भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती पर आज देश कर रहा है उन्हें याद। पीएम ने बाबा साहब को याद करते हुए कहा, समाज के वंचित वर्गों को मुख्य धारा में लाने के लिए उनका संघर्ष हर पीढ़ी के लिए है मिसाल। देश में कोविड वैक्सीन की कोई कमी नहीं है। केंद्र ने अब तक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 13 करोड़ 10 लाख से अधिक टीके कराए हैं उपलब्ध। केंद्र ने राज्यों को आरटीपीसीआर टेस्ट बढ़ाने की सलाह दी। और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के प्रथम चरण के लिए कल होगा मतदान। मतदान केंद्रों के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना। शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए प्रशासन ने किए हैं सुरक्षा के व्यापक प्रबंध। नमस्कार, मैं हूं प्रणव अग्नोत्री। समाचार विस्तार से। कोरोना संक्रमण के बढ़ते खतरे को देखते हुए सीबीएसई बोर्ड की 10वीं की परीक्षा रद्द और 12वीं की परीक्षा टाल दी गई है। 4 मई से 14 जून 2021 तक सीबीएसई की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं आयोजित होनी थी। शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने ट्वीट कर जानकारी दी कि बढ़ते कोरोना संक्रमण के प्रभाव के बीच सीबीएसई बोर्ड परीक्षाओं को लेकर पीएम मोदी की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय मीटिंग हुई, जिसमें 10वीं बोर्ड परीक्षाओं को रद्द और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं को स्थगित करने का फैसला किया गया। 1 जून को कोरोना संक्रमण की स्थिति को देखते हुए बोर्ड द्वारा 12वीं की परीक्षा के लिए नया शेड्यूल तैयार किया जाएगा। तय समय से 15 दिन पहले स्टूडेंट्स को परीक्षा के बारे में सूचित कर दिया जाएगा। शिक्षा मंत्री ने ट्वीट कर जानकारी दी कि 10वीं क्लास के छात्रों को आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर अगली क्लास में भेज दिया जाएगा। अगर कोई छात्र मूल्यांकन से संतुष्ट नहीं है तो कोरोना से हालात सामान्य होने पर वह परीक्षा दे सकता है। देश के संविधान निर्माता और भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की आज जयंती है। कोरोना संक्रमण के मद्देनजर रखते हुए महाराष्ट्र में इस बार भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती सादगी से मनाई जा रही है। सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के मुताबिक कोविड नियमों का पालन करके वर्षगांठ मनाने की अपील की गई है। अम्बेडकर जयंती के मौके पर मुंबई के दादर स्थित डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की समाधि स्थल चैत की भूमि पर सुबह से ही लोग उनकी प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। इसी क्रम में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने भी बाबा साहब पर श्रद्धासुमन अर्पित किए। मुंबई में चैत भूमि और नागपुर में दीक्षा भूमि में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों के लिए केवल 50 लोगों को ही अनुमति दी गई है। सरकार द्वारा सभी अनुयायियों से यह अनुरोध किया गया है कि वो चैत भूमि न आकर अपने घरों से ही डॉक्टर अम्बेडकर को अभिवादन करें, नमन करें। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को उनकी जयंती पर याद किया है। ट्विटर पर दिए गए संदेश में राष्ट्रपति ने कहा कि भारतीय संविधान के प्रमुख शिल्पी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि। डॉक्टर अम्बेडकर ने समतामूलक न्यायपूर्ण समाज बनाने के लिए आजीवन संघर्ष किया। आज हम उनके जीवन और विचारों से शिक्षा ग्रहण करके उनके आदर्शों को अपने आचरण में ढालने का संकल्प लें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अम्बेडकर जयंती पर ट्वीट कर कहा कि भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती पर शत शत नमन। समाज के वंचित वर्गों को मुख्यधारा में लाने के लिए किया गया उनका संघर्ष हर पीढ़ी के लिए एक मिसाल बना रहेगा।
बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की इस साल 130वीं जयंती मनाई जा रही है। बाबा साहब की जयंती के मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अंबेडकर महासभा में कार्यक्रम में वर्चुअली हिस्सा लिया और बाबा साहब को श्रद्धासुमन अर्पित किए। अपने वर्चुअल संबोधन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश सरकार अपनी योजनाओं के माध्यम से बाबा साहब के सपने को साकार कर रही है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि बाबा साहब का सपना था कि सभी को शिक्षा मिले, इसके लिए प्रदेश सरकार लगातार प्रयासरत है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि संविधान के मूल तत्व को देश के प्रत्येक नागरिक तक पहुंचाने के लिए केंद्र की मोदी सरकार पिछले 7 वर्षों और प्रदेश की सरकार पिछले 4 वर्षों से प्रयासरत है। भारत के संविधान के शिल्पी, भारत माता के महान सपूत, बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का आज पावन जयंती का दिन है और इस अवसर पर उस महापुरुष के प्रति अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए स्वाभाविक रूप से बाबा साहब के प्रत्येक अनुयायी उतावले हैं। मैं इस अवसर पर प्रदेश शासन की ओर से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की स्मृतियों को नमन करते हुए उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मुझे प्रसन्नता है कि श्री लालजी प्रसाद निर्मल जी के नेतृत्व में अंबेडकर महासभा बाबा साहब के सपनों को साकार करने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। बाबा साहब की जन्म जयंती दिन हो या फिर बाबा साहब की पुण्यतिथि, दोनों अवसरों पर अंबेडकर महासभा के द्वारा न केवल बाबा साहब की स्मृतियों को जीवंत रखा जाता है, बल्कि बाबा साहब के बताए गए मूल्यों, आदर्शों के अनुरूप अनेक कार्यक्रम भी रखे जाते हैं। वर्तमान में पूरी दुनिया कोरोना महामारी से त्रस्त है और कोरोना महामारी के कारण संक्रमण की तीव्रता को ध्यान में रख करके अंबेडकर महासभा ने आज का एक कार्यक्रम वर्चुअली रखा है। मैं इसके लिए अंबेडकर महासभा को हृदय से धन्यवाद देता हूं। आज लखनऊ विधानसभा के सामने स्थित अंबेडकर महासभा में बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस मौके पर प्रदेश की समाज कल्याण मंत्री रमापति शास्त्री और अंबेडकर महासभा के अध्यक्ष व अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम के अध्यक्ष डॉक्टर लालजी प्रसाद निर्मल ने उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित किए। इस मौके पर डॉक्टर लालजी प्रसाद निर्मल ने कहा कि बाबा साहब ने देश से जाति प्रथा और समाज में कुव्यवस्था को खत्म करने में अहम भूमिका निभाई थी। उनका मानना था कि सभी जात के लोगों को एक जैसा अधिकार मिलना चाहिए ताकि आगे चलकर किसी प्रकार का भेदभाव न हो। दुनिया में मनाया जा रहा है। डॉक्टर अंबेडकर महासभा परिसर में पूर्व की भांति आज भी डॉक्टर अंबेडकर साहब का जन्मदिवस समारोह है। चूंकि देश में कोरोना की दूसरी लहर बहुत तेज चल रही है, इसलिए हम लोगों ने इसे प्रतीकात्मक रूप में मनाए जाने का निर्णय लिया है और सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का अनुपालन करते हुए प्रोटोकॉल, जो कोविड प्रोटोकॉल है, उसके तहत हमने यह कार्यक्रम आयोजित किया है। आज दूरदर्शन केंद्र लखनऊ में भी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई गई। इस अवसर पर कोविड-19 के नियमों का पूर्ण रूप से पालन किया गया। सभी लोगों ने मास्क लगाए रखा था। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश ऑल इंडिया आकाशवाणी एवं दूरदर्शन अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण संघ लखनऊ के राज्य सचिव लाल साहब सहित ताराचंद्र, वीके अनिल, शाखा सचिव कैलाश प्रसाद सहित सभी पदाधिकारियों मौजूद रहे। इस मौके पर बुद्ध वंदना की गई और बाबा साहब के विचारों पर चलने के लिए लोगों ने संकल्प लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को भारतीय विश्वविद्यालय संघ की 95वीं वार्षिक बैठक और वाइस चांसलर के राष्ट्रीय सेमिनार को संबोधित करते हुए कहा कि भारत दुनिया में लोकतंत्र की
जननी रहा है। लोकतंत्र हमारी सभ्यता, हमारे तौर तरीकों का एक हिस्सा रहा है। आज़ादी के बाद का भारत अपनी उसी लोकतांत्रिक विरासत को मजबूत करके आगे बढ़े। बाबा साहब ने इसका मजबूत आधार देश को दिया। उन्होंने कहा कि देश बाबा साहब अम्बेडकर के कदमों पर चलते हुए तेजी से गरीब, वंचित, शोषित, पीड़ित सभी के जीवन में बदलाव ला रहा है। बाबा साहब ने समान अवसरों की बात की थी, समान अधिकारों की बात की थी। आज देश जनधन खातों के जरिए हर व्यक्ति का आर्थिक समावेश कर रहा है। हमारी सभ्यता, हमारे तौर तरीकों का, एक प्रकार से हमारी जीवन पद्धति का एक महज हिस्सा रहा है। आजादी के बाद का भारत अपनी उसी लोकतांत्रिक विरासत को मजबूत करके आगे बढ़े। बाबा साहब ने इसका एक मजबूत आधार देश को दिया। बाबा साहब को अब हम पढ़ते हैं, समझते हैं तो हमें एहसास होता है कि वो एक यूनिवर्सल विजन के व्यक्ति थे। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एक फ्यूचरिस्टिक पॉलिसी है, ग्लोबल पैरामीटर्स की पॉलिसी है। आप सभी विद्वज्जन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की बारीकियों से परिचित हैं। डॉक्टर राधाकृष्णन जी ने एजुकेशन के जिन पर्पज की बात कही थी वही इस पॉलिसी के कोर में दिखता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर किशोर मकवाने द्वारा लिखित पुस्तकों का विमोचन किया। इस कार्यक्रम में गुजरात के राज्यपाल और मुख्यमंत्री तथा केंद्रीय शिक्षा मंत्री भी मौजूद रहे। समाचारों में वक्त है छोटे से ब्रेक का। इस घर में अंडे देने से हमें कोई नहीं रोक सकता। मैं रोक सकता हूँ। तुम्हें पता नहीं हमें एडीज मच्छर जो फैलाते हैं डेंगू और चिकनगुनिया। मास्टर जी ने स्कूल में डेंगू मच्छर से बचने की सारी जानकारी। कपड़े पहने, मच्छर भगाने वाली क्रीम, कॉइल और अगरबत्ती का इस्तेमाल करें। डेंगू से लड़े मतलब डेंगू से बचे। आज माँ को टेलीग्राम भेज दोगे ना? मुझ पे छोड़ दो। अब तो हमारा परिवार पूरा है और बच्चे नहीं। मुझ पे छोड़ दो। पूरे परिवार का ख्याल तो हमें रखना है। तभी तो हमने निर्णय लिया है कि मैं नसबंदी करवाऊंगा। और मुझे पता है इससे किसी तरह की कमजोरी नहीं होती। ये नई तकनीक की पुरुष नसबंदी है, न चीरा न टांका। इसमें समय भी कम लगता है और कोई परेशानी भी नहीं होती। पति पत्नी करें विचार, स्वस्थ नारी स्वस्थ परिवार। चिंता मत करो, बस अस्पताल जरूर जाना। सब अच्छे से होता है वहाँ, जांच, दवाई, बच्चे का जन्म और 2 रात अस्पताल में माँ और बच्चे दोनों की देखभाल। खर्चा। अरे देवर जी, अब हर सेवा मुफ्त है। सरकार का जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम जो है, जच्चा बच्चा के स्वास्थ्य को लेकर चांस क्यों लेना? चांस क्यों लेना है, चांस क्यों लेना? केंद्र ने कहा है कि देश में कोविड वैक्सीन की कोई कमी नहीं है, बल्कि समस्या राज्यों में इसके प्रबंधन को लेकर है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव राजीव भूषण ने राज्यों से अपील की है कि वे विभिन्न आपूर्ति श्रृंखलाओं में वैक्सीन की उपलब्धता की समीक्षा करें और मांग के मुताबिक आपूर्ति की उचित व्यवस्था करें। केंद्र ने अब तक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 13 करोड़ 10 लाख से अधिक टीके उपलब्ध कराए हैं।
कोविड से देश के 10 राज्य सबसे ज्यादा प्रभावित हैं, लिहाजा केंद्र ने राज्यों को आरटी-पीसीआर टेस्ट बढ़ाने की सलाह दी है। स्वास्थ्य सचिव ने बढ़ते कोरोना संक्रमण पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा है कि करीब 53 केंद्रीय दल कोविड रोगियों की अधिक संख्या वाले जिलों में मौजूद हैं और संक्रमण को फैलने से रोकने में राज्यों की सहायता कर रहे हैं। वहीं नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने कहा है कि बाहर के देशों में जो वैक्सीन है वो अब भारत में भी आएगी। रेगुलेटरी प्रक्रिया में कमी लाई गई है ताकि जल्द से जल्द वैक्सीन आ सके। एक तरफ ट्रायल भी चलता रहेगा, दूसरी तरफ टीकाकरण भी होता रहेगा। इससे अमेरिका की फाइजर, मोडर्ना, जॉनसन एंड जॉनसन वैक्सीन भारत में आ सकेगी। ये जो विदेश में बने हुए वैक्सीन हैं, अगर उनको यूएस के रेगुलेटर ने, यूके के रेगुलेटर ने, ईयू के रेगुलेटर ने और जापान के रेगुलेटर ने अप्रूव किया है या डब्ल्यूएचओ की इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन लिस्ट में इंक्लूड हो गया है, देन दैट और दोज वैक्सीन्स आर अप्रूव्ड फॉर यूज इन इंडिया। A prior precondition of a clinical trial will not be applicable, and this is a provision for COVID-19 vaccines only under the special circumstances of the day of the pandemic related urgency that is prevailing in the country. इस बीच स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक देश में कोरोना वायरस महामारी से संक्रमित लोगों में से अब तक 1,23,36,036 मरीज ठीक हो चुके हैं, जिसके बाद देश में रिकवरी रेट 88.29% हो गया है। देश में कोविड से मृत्यु दर घटकर 1.24% रह गई है। पिछले 24 घंटे में 82,339 कोरोना मरीज ठीक हुए हैं। पूरे देश में कोविड टीके के अब तक 11 करोड़ 11 लाख से अधिक खुराकें दी गई हैं, जिसमें से कल 26,46,000 से ज्यादा खुराकें दी गई। प्रदेश में बढ़ते संक्रमण के बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कोरोना जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और वह सेल्फ आइसोलेशन में चले गए हैं। मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर जानकारी दी कि वो चिकित्सकों के परामर्श का पालन कर रहे हैं और सभी काम वर्चुअली संपादित कर रहे हैं। इसके अलावा प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की कोरोना जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। उन्होंने ट्वीट कर जानकारी दी है। संपर्क में आए लोगों से कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने की अपील की है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच उत्तर प्रदेश में भी तेजी से संक्रमण का खतरा बढ़ रहा है। किंग जॉर्ज मेडिकल विश्वविद्यालय के डॉक्टर सूर्यकांत ने कहा है कि संक्रमण के खतरे से बचने के लिए और लोगों को बचाने के लिए जो प्रोटोकॉल बताए गए हैं उनका सभी लोग पालन करें। खासतौर पर कोविड रोगियों की संख्या बढ़ रही है और ये सही है कि हम लापरवाही बरतते थे, लापरवाही हमने बरती, इसके कारण संख्या बढ़ी है। लेकिन एक चीज और है, उसको कहते हैं आर वैल्यू। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिकल साइंसेज चेन्नई ने एक मैथमेटिकल मॉडल दिया है जिसको नाम दिया है आर वैल्यू, यानी रिप्रोडक्टिव वैल्यू ऑफ कोविड-19 वायरस। यानी अगर ये आर वैल्यू 1 से ज्यादा है तो संक्रमण बढ़ेगा, अगर ये आर वैल्यू 1 से नीचे है तो संक्रमण घटता ही जाएगा। नेशनल एवरेज इस समय आर वैल्यू का है 1.32, जबकि उत्तर प्रदेश की आर वैल्यू है 2.14, अर्थात हमारे उत्तर प्रदेश में संक्रमण का खतरा बढ़ने का बढ़ा हुआ है। अतः आप सबसे निवेदन है कि कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो करें, मिलने पर नमस्ते करें, हाथ धोते रहें, मास्क लगाते रहें और 2 गज की दूरी जरूर लगवाएं। और हाँ, वैक्सीन को चुनें, वायरस को नहीं। वैक्सीन लगवाते रहिए और वैक्सीन के पहले भी और वैक्सीन के बाद भी कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करते रहिए। अम्बेडकर जयंती के मौके पर आज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के लखनऊ मंडल ने राजधानी कोविड टीकाकरण उत्सव का कैंप लगाया, जिसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व और मौजूदा कर्मचारियों जिनकी उम्र 45 वर्ष या उससे अधिक हो, उनका टीकाकरण किया गया। इस टीकाकरण उत्सव का शुभारंभ लखनऊ मंडल के मुख्य महाप्रबंधक ने किया।
उसमें हम लोगों ने वैक्सीनेशन कराया। वैक्सीनेशन हर आदमी के लिए बहुत ज़रूरी है। इसमें जो है कोई भी डरने की बात नहीं है, हर आदमी को लगवाना चाहिए। कोविड-19 से बचने के लिए इससे अच्छा कोई उपाय नहीं है और मास्क और 2 गज की दूरी हमेशा मेंटेन रखनी चाहिए। जहाँ तक टीके के संबंध में है तो जहाँ कुछ नहीं है वहाँ मात्र टीका ही है, इसलिए हमें टीका तो लगवाना ही पड़ेगा। ऐसा ज़रूर ज्ञान में आया है कि टीके के बाद भी कोविड हो जाता है, लेकिन इस बात के प्रमाण हैं कि कोविड की जो सीवियरिटी है वो नहीं होती है। तो इसलिए हमारे पास इस विकल्पहीन स्थिति में टीका ही एकमात्र विकल्प है, जिसका हमें ज़रूर अपने लिए, अपने फ़ायदे के लिए प्रयोग करना चाहिए। ये अपोलो मेडिक्स और SBI की तरफ से ये वैक्सीनेशन ड्राइव ये लॉन्च किया गया है। यहाँ पे हम वैक्सीनेशन कर रहे हैं। आजकल जिस तेज़ी से कोविड फैल रहा है, ठीक, तो उसमें मेरा सजेशन रहेगा कि सबको वैक्सीनेशन करा लेना चाहिए। ठीक है। अच्छा, वैक्सीनेशन के बाद जनरली अफवाह रहती है बहुत प्रॉब्लम है, ये हो रही है, वो हो रहा है। देखिए, माइनर प्रॉब्लम्स हर वैक्सीन के साथ होता है। बच्चों को भी देते हैं तो भी प्रॉब्लम होता है, बड़ों को भी प्रॉब्लम होता है, ठीक, लेकिन उससे कोई डरने की बात नहीं है। ठीक, वो 24 आवर्स या 48 आवर्स 72 आवर्स तक सेटल हो जाते हैं। ठीक, इसलिए इसमें डरने की बात नहीं है। आप लोग सब लोग वैक्सीनेशन कराइए। बलरामपुर में कोविड-19 टीकाकरण के प्रति लोगों में जागरूकता देखी जा रही है। अस्पतालों में टीकाकरण के लिए अब लोग स्वयं पहुंचने लगे हैं। जिले में मार्च माह में लक्ष्य के सापेक्ष 107% टीकाकरण स्वास्थ्य विभाग द्वारा किया गया था। अप्रैल माह में भी टीकाकरण में तेजी देखी जा रही है। जिले में 11 से 14 अप्रैल तक टीका उत्सव भी बनाया जा रहा है, जिसमें 3 दिन में 22,958 लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है। बलरामपुर जनपद में टीकाकरण के लिए 131 केंद्र बनाए गए हैं। 60 वर्ष से अधिक आयु के लोग व उससे कम आयु के गंभीर बीमारी से ग्रसित लोगों के टीकाकरण की सफलता व लक्ष्य पूर्ति के बाद स्वास्थ्य विभाग भी अब 45 वर्ष आयु वर्ग के लोगों व विशेष टीकाकरण हेतु टीका उत्सव मना रहा है। लोगों द्वारा टीकाकरण कराने के बाद जहां सरकार व प्रधानमंत्री का धन्यवाद अदा किया गया, वहीं लोगों से टीकाकरण कराने की अपील भी की गई। मेरा नाम उमा देवी है। मैंने 45 साल के हैं, मैंने टीका लगवाया है और मैंने सोचते हैं कि हम भी बचें और सब बचें। असल आज मैंने टीका लगवाया अभी। मैं लोगों से अपील ये करता हूँ कि टीका बहुत ही सुरक्षित है। सब लोग उसको जल्दी से जल्दी, जो नहीं लगवाना है तो उसको तत्काल लगवा लें। इससे वो अपना और साथ में अपने आसपास के लोगों का भी बचाव आसानी से कर सकते हैं। लोगों ने बड़े उत्साह से, बलरामपुर वासियों ने बड़े उत्साह से वैक्सीनेशन कराया है और 107% हुआ था पिछले महीने और बहुत ही उत्साहवर्धक रहा। 11 से 14 तारीख तक बाबा साहब जी का जन्मदिन जिस दिन है, लगातार हम वैक्सीनेशन करेंगे। जो टारगेट था उसमें 1,01,000 कुछ रह गया है, तो 20 दिनों में 5,500 प्रतिदिन के हिसाब से हमारा कवरेज होगा और अन्य दिनों में हमने 9 से 10,000 वैक्सीनेशन किया है। इसलिए इस लक्ष्य को हम 10 दिन 15 दिन में ही प्राप्त। और लोगों से ये हम अपील करेंगे कि आने वाले दिनों में लगातार वैक्सीनेशन होगा और लोग एक उत्सव की तरह आएँ, लेकिन कोविड प्रोटोकॉल का, मास्क का और डिस्टेंसिंग का पालन करें और जितना ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन हो जाए। मात्र ये नहीं कि 1,01,000 का ही 20 दिनों में है, अगर 2 लाख हो जाएगा तो 2 लाख का भी वैक्सीनेशन हम कराएंगे। मां दुर्गा के स्वरूपों के पर्व नवरात्रि का आज दूसरा दिन है। मां दुर्गा की नवशक्तियों का दूसरा स्वरूप देवी ब्रह्मचारिणी का है। ब्रह्मचारिणी का अर्थ है तप की चारिणी, यानी तप का आचरण करने वाली मां। देश भर के मंदिरों में आज सुबह से ही मां दुर्गा के दर्शन के लिए भक्तों का तांता लगा हुआ है। हालांकि कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के चलते इस बार खास सावधानियां बरती जा रही हैं। मंदिर परिसर में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए स्वच्छता के खास इंतजाम किए गए हैं। सामाजिक दूरी और मास्क लगाना अनिवार्य है, जिसके मद्देनजर श्रद्धालु पूरी सावधानी के साथ मां दुर्गा के दर्शन और पूजा अर्चना करने पहुंच रहे हैं।
देश भर में आज से रमजान के रोजे शुरू हो गए हैं। आज रमजान की पहली तरावीह की नमाज अदा की जाती है। रमजान इस्लामी कैलेंडर का 9वां महीना है। इस महीने को बरकतों का महीना माना जाता है। मुस्लिम समाज में इसकी बहुत अहमियत है। रमजान के पूरे महीने रोजे रखे जाते हैं और इबादत की जाती है। इस एक महीने तक लोग सुबह सूरज निकलने से पहले उठते हैं और सहरी करते हैं और शाम को सूरज ढलने के बाद इफ्तार करके रोजा खोलते हैं। रमजान के महीने में ही अल्लाह की मुक़द्दस किताब कुरान शरीफ नाजिल हुई थी। इस महीने में नमाज और कुरान शरीफ पढ़ने पर विशेष ध्यान दिया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रमजान के पावन महीने के लिए शुभकामनाएं दी हैं। पीएम मोदी ने ट्वीट में कहा है कि रमजान जरूरतमंद और वंचितों की सेवा करने का संदेश देता है। इससे समानता, भाईचारा और करुणा की भावना मजबूत होती है। शाहजहांपुर में किसानों से गेहूं खरीद में धीरे धीरे तेजी आ रही है। गेहूं क्रय केंद्र पर ई-माप यानी पॉइंट ऑफ परचेज डिवाइस के जरिए प्रशासन द्वारा 188 गेहूं केंद्रों पर किसानों से समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीद की जा रही है। ई-पॉप मशीन से गेहूं खरीद में पारदर्शिता आएगी और बिचौलियों पर अंकुश लगेगा, क्योंकि यह मशीन मात्र 50 मीटर की दूरी में ही काम करेगी और किसान का ही अंगूठा लगाना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही किसानों के बैठने, पानी पीने, कोरोना महामारी को देखते हुए कोविड प्रोटोकॉल का भी पालन कराया जा रहा है। गेहूं क्रय केंद्र पर साबुन, सैनिटाइजर आदि की व्यवस्था की गई है। गेहूं जो है मंडी सीमित में तुलाया है, तो मेरा करीबन ऐसे 110 कुंटल के अलावा गेहूं है, तो मैंने यहाँ बेचा। मेरे को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हुई। मैं आज सुबह लेके आया, टोकन मैंने पहले से ही इशू करवा लिया था, तो मेरा आते ही 1-2 घंटे बाद गेहूं तुल गया है। किसी तरीके की हमको कोई तकलीफ नहीं है, किसी तरीके की परेशानी नहीं है। हम बहुत खुश हैं। हमारा नाम हरजिंदर सिंह है। हम पपरोली से आए हुए हैं, जहाँ गेहूं लेके आए हुए हैं और हमारा गेहूं तुल गया है और कोई परेशानी नहीं है। हमें पूरा सहयोग जहाँ मिला है और हमारी गेहूं तुल गई और किसी कोई परेशानी नहीं हुई, किसी ने पैसा नहीं मांगा, तो बढ़िया तरीके से हमें सेवा मिली। इस बार कृषक पंजीयन के साथ साथ एक नया उपाय भी किया गया है, जिसमें ई-पॉप मशीन के माध्यम से कृषकों का ऑथेंटिफिकेशन होने के उपरांत उनसे उपज क्रय की जाएगी। इससे जो मिडिल मैन होते हैं, जो दलाल किस्म के लोग होते हैं और किसान बनकर उन अपनी उपज को खरीद केंद्रों में बिक्री कर पाते हैं, उस प्रवृत्ति पे रोक लगेगी और आइडेंटिफिकेशन के पश्चात सही किसान से ही क्रय मूल्य पर खरीद संभव हो सकेगी। तो एक प्रकार की सुविधा के दृष्टिगत प्रत्येक तहसील पर एक पटल स्थापित किया गया है, जहां पर तत्काल अगर उनको अपना सत्यापन कराना है तो सत्यापित किया जा रहा है, ताकि उनकी उपज बिक्री करने के लिए उन्हें विलंब का सामना न करना पड़े। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने मंगलवार को अयोध्या में 68वीं कबड्डी चैंपियनशिप प्रतियोगिता का उद्घाटन किया। उद्घाटन के बाद पश्चिम बंगाल के चुनाव पर अनुराग ठाकुर ने कहा कि पूर्ण बहुमत से पश्चिम बंगाल में भाजपा की सरकार बन रही है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि कोविड-19 प्रोटोकॉल के तहत कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। इसके साथ ही लोगों से अपील की है कि जनता जब भी घर से बाहर निकले, मास्क लगाकर निकले, हाथों को सैनिटाइज करते रहें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी करते रहें। सरकार कोरोना से बचाव के सभी प्रयास कर रही है। सभी लोग कोरोना का टीका लगवाएं। जब इम्यूनिटी पावर शरीर में बनी रहेगी तो कोरोना से बचाव भी होगा। सबसे बड़ी बात तो ये है कि उत्तर प्रदेश में जो भय और भ्रष्टाचार था सपा के समय, और भय और भ्रष्टाचार मुक्त सरकार हमारे योगी जी ने दी है, उसके लिए मैं उनको बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। जब भय खत्म होता है तो ज्यादा उद्योग आता है, भ्रष्टाचार खत्म होता है तो उद्योग आता है, उद्योग आता है तो रोजगार होता है, रोजगार होता है तो सबकी आय की शक्ति बढ़ती है, क्षमता बढ़ती है। तो राज्य और या राज्य के लोगों की दोनों की ही आय के साधन बड़े हैं, आय बढ़ी है, और इसका बड़ा कारण है कि भय मुक्त और भ्रष्टाचार। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।